हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको करूंगी बिहार एस्टेट का होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम हुआ था हमारा 19 जून 2024 को। तो आज हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे। जो इसके दो पार्ट हैं हम अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो हम इसमें टोटल आते हैं एस्टेट के 100 क्वेश्चन। तो 100 में से हम 60 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा 61 क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा हुआ है कि सामूहिक खेल यानी कि ग्रुप प्ले किसका सिंबल है, यानी कि आपको ये बताना है कि सामूहिक खेल किसका सूचक है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेम और स्नेह का। सेकंड ऑप्शन है हमारा लड़ाई और झगड़े का। थर्ड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा का। फोर्थ ऑप्शन है हमारा विकसित सामाजिकता का। तो जो ग्रुप प्ले होता है ना, ग्रुप प्ले होता है हमारा विकसित सामाजिकता का सूचक होता है। किसका सिंबल होता है ये? विकसित सामाजिकता का सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया। सेकंड ऑप्शन है हमारा संबंधित प्रतिक्रिया। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्लासिकल थ्योरी यानी कि साखीय अनुबंधन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ पूछा हुआ पावलोव का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आपको इसका दूसरा नाम बताना है कि और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि अनुकूल अनुक्रिया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? और मैं आपको वही आंसर्स बता रही हूँ जो कि आयोग ने अपने फाइनल आंसर की में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है। आप लोगों को ये बताना है कि पावलोव पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें जो साउंड होता है ना, उसके बाद उसके जो पश्चात होता है वो उपस्थित भोजन कौन सा है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। अनुबंधित अनुक्रिया। सेकंड ऑप्शन है आपका अनुबंधित उद्दीपक। थर्ड ऑप्शन है आपका अस्वाभाविक उद्दीपक। फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन है, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक। क्या कहलाता है? अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। जो पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात यानी कि साउंड के बाद जो भोजन उपस्थित होता है ना, तो क्या कहेगा? अनुबंधित उद्दीपक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है समायोजन से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण। सेकेंड ऑप्शन है हमारा वातावरण के साथ अनुकूलन। थर्ड ऑप्शन है हमारा सामंजन या सामंजस्य। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो समायोजन यानी कि जो एडजस्टमेंट से मिलता जुलता शब्द है ना, वो कौन सा? एडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के साथ अनुकूलन। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन ने पूछा हुआ आप लोगों से कि बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन अधिगम सिद्धांत में क्या चीज शामिल है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अटेंशन यानी कि ध्यान। सेकंड ऑप्शन है हमारा अवधारणा। थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो आप लोगों को बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेंडूरा के जो सामाजिक अवलोकन अधिगम सिद्धांत है ना, उसके अंदर ध्यान भी आता है, अवधारणा भी आती है और प्रेरणा भी आती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। अब आप लोग ये देख लीजिए कि थ्योरी जो होती है ना, थ्योरी से हमारे कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। थ्योरी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अगेन एक थ्योरी का क्वेश्चन है आपका। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रकृति यानी कि नेचर। सेकंड ऑप्शन है हमारा पोषण। थर्ड ऑप्शन है हमारा अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा पाठ संशोधन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ना, यानी कि सोशल लर्निंग का सिद्धांत है,
उसमें किस घटक पर बल दिया जाता है? उसमें अनुकूलन के ऊपर बल दिया जाता है। किसके ऊपर? एडेप्टेशन के ऊपर बल दिया जाता है। पर आयोग ने अपने फाइनल आंसर की में इसका आंसर माना है पोषण। क्या माना है? पोषण। तो ये किसके है? आयोग के अकॉर्डिंग है, पर इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यानी कि एडेप्टेशन। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है बेंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है? जो बेंडूरा का अवलोकन अधिगम होता है ना, यानी कि उस बेंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किस पर बल देती है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सामाजिक अपेक्षाओं का संरक्षण। सेकंड ऑप्शन है हमारा अनुकूलन, अनुकूलन के कारण व्यवहार में परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन हमारा दंड और पुरस्कार। फोर्थ ऑप्शन हमारा अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया। तो आप लोग को ये बताना है कि इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो बेंडूरा का अवलोकन अधिगम सिद्धांत है ना, तो वो देता है द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग पर बल देता है, यानी कि अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है, अभी तक आपके 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए, कंटिन्यू आए हैं अभी। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया, एक बीच में पूछ रहा, कंटिन्यू आपके 4 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो कि आपकी थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 125 यानी कि 125। सेकंड ऑप्शन है हमारा 80। थर्ड ऑप्शन है हमारा 120 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 100। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आपको मानसिक आयु क्या दी है? 5 वर्ष, और वास्तविक आयु क्या दी है? 4 वर्ष। तो हमारा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है हमारा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है, इनटू 100। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोग, हम निकालेंगे इसको। मानसिक आयु हमारी फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। तो मानसिक आयु हमारी कितनी है? 5 वर्ष एंड वास्तविक आयु हमारी कितनी है? 4 वर्ष। तो हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। अब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4 2 8 एंड 2 कैरी गया तो 25 आ गया। कितना आ गया? 25। अब हम 25 का 5 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा? 125। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? जो बुद्धि लब्धि होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा मानसिक आयु, क्या आ जाएगा? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसमें मानसिक आयु हमारी दे रखी थी कितनी? 5 वर्ष, तो यानी कि 5 वर्ष, और वास्तविक आयु दे रखी थी हमारी कितनी? 4 वर्ष। इंटू हमने क्या कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब हम 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 100 में तो हमारा कितना आ जाएगा? 25। अब हमने क्या किया है कि 25 का हमने 5 में मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब हम 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि मानव व्यवहार के संदर्भ में प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेम्स, सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्रॉयड, थर्ड ऑप्शन है हमारा यूग, फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? कैटल। तो जो प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन वर्ड है ना, उसका यूज किया था सबसे पहले फ्रॉयड ने। किसने बताया था प्रक्षेपण शब्द को? फ्रॉयड ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि फ्रॉयड के व्यक्तित्व अध्ययन विधि क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। यानी कि फ्रॉयड मेथड का जो पर्सनैलिटी स्टडी होती है ना, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ऑब्जेक्टिव मेथड, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रक्षेपण विधि, थर्ड ऑप्शन है आपकी मनोविश्लेषण विधि एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सब्जेक्टिव मेथड यानी कि आत्मनिष्ठ विधि। तो जो फ्रॉयड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि है ना, वो क्या कहलाती है? मनोविश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? क्या कहलाता है ये? साइको एनालिटिक मेथड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मूल्यों के वर्गीकरण के सम्मिलित नहीं है। आप लोग को ये बताना है कि मूल्यों के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। नहीं दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका आध्यात्मिक मूल्य, सेकंड ऑप्शन है आपका येन केन प्राकरण धनार्जन का मूल्य, थर्ड ऑप्शन है हमारा नैतिक मूल्य एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा सांस्कृतिक मूल्य। आप लोग देखिए इधर कि जो मूल्यों के वर्गीकरण में हमारा आध्यात्मिक मूल्य आ जाते हैं, नैतिक मूल्य आ जाते हैं और कौन से सांस्कृतिक मूल्य आ जाते हैं, पर कौन सा मूल्य नहीं आता है, येन केन प्राकरण धनार्जन का मूल्य नहीं आता। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन ने पूछा हुआ आप लोगों से कि प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है, आप लोग को ये बताना है कि जो प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका निगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि निषेधात्मक विशेषताएं, सेकंड ऑप्शन है आपका पॉजिटिव प्रॉपर्टीज यानी कि सकारात्मक विशेषताएं, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है निषेधात्मक विशेषताएं एवं सकारात्मक विशेषताएं दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कम निषेधात्मक विशेषताएं एंड अधिक कौन सी सकारात्मक विशेषताएं। तो आप लोग देखिए जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, कौन से जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर लेस नेगेटिव एंड मोर पॉजिटिव पाया जाता है, यानी कि वो नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर कम पाई जाती है और वो पॉजिटिव चीजें क्या होता है ज्यादा सोचते हैं। आप लोगों को मोस्टली लोगों को सेकंड आंसर राइट आंसर लग रहा होगा, पर ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है या कोई भी व्यक्ति है वो केवल हमेशा पॉजिटिव ही सोचे, वो नेगेटिव कम सोचेगा पर पॉजिटिव चीजें वो अधिक सोचेगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि बुद्धि के सामान्य तत्व जी तथा विशेष तत्व एस के बारे में किसके द्वारा बताया गया है। ठीक है, आप लोग को ये बताना है कि जो बुद्धि का जी फैक्टर और एस फैक्टर दिया था ना, वो किसने बताया है, आपको लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्पीयरमैन द्वारा या बिने द्वारा या टर्मन द्वारा या थर्स्टन द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बुद्धि के जी फैक्टर और एस फैक्टर को बताया था वो किसने बताया था, स्पीयरमैन ने बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं में सामाजिक मापदंडों से अनुरूपता देखी जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा उत्तर पारंपरिक अवस्था, सेकेंड ऑप्शन हमारा पूर्व पारंपरिक अवस्था, थर्ड ऑप्शन हमारा नैतिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा पारंपरिक अवस्था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या पूछे हमसे, नैतिक विकास के अवस्थाओं में सामाजिक मापदंडों के अनुरूपता कब देखी जाती है, यानी कि आपको ये बताना है कि सोशल नॉर्म्स कब दिखाई देते हैं। तो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना वो कब दिखाई देते हैं, पारंपरिक स्टेज यानी कि कन्वेंशनल स्टेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, पारंपरिक अवस्था में। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है उच्च संस्थागत कालानुक्रम रूप से वर्गीकृत और पदानुक्रमित रूप से संरचित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है, आप लोग को ये बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका औपचारिक शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है आपका अनौपचारिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा वयस्क शिक्षा। तो आप लोग को ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कितने सारे की पॉइंट है, उच्च संस्थागत कालानुक्रमिक रूप से और वर्गीकृत और पदानुक्रमित रूप से। ठीक है, संरचित शिक्षा प्रणाली को क्या कहेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा औपचारिक शिक्षा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। पर आयोग ने इसका आंसर माना है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू आंसर की है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पर आयोग ने इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर माना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, किसमें प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षित क्षेत्र में, समाज के सभी लोगों को, ग्रामीण लोगों को या ग्रामीण और शहरी दोनों को। तो आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो एजुकेशनल गाइडेंस होती है ना वो किसको दी जाएगी, वो दी जाती है एडमिनिस्ट्रेटेड स्टूडेंट को। किसको, एडमिनिस्ट्रेटेड स्टूडेंट को एजुकेशनल गाइडेंस प्रदान की जाती है।
तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि करिकुलम यानी कि प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ सब सिस्टम, पाठ्यक्रम नियोजन उप प्रणाली का एक भाग है, कौन सा भाग है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी कि शैक्षिक प्रबंधन। सेकंड ऑप्शन है आपका शैक्षिक सुविधाएं यानी कि एजुकेशनल फैसिलिटीज। थर्ड ऑप्शन है आपका एजुकेशनल कम्युनिटी यानी कि शैक्षिक संचार। लास्ट ऑप्शन है हमारा एजुकेशनल एक्टिविटी यानी कि शैक्षिक गतिविधि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। जो पाठ्यक्रम नियोजन उप प्रणाली का एक भाग होता है ना, वो होता है शैक्षिक प्रबंधन। क्या होता है? शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वह जानकारी जो एक संचारकर्ता अपने दर्शकों द्वारा प्राप्त करना, समझना और स्वीकार करना चाहता है, क्या कहलाता है वो? एक मैसेज कहलाता है, एक्शन कहलाता है, ओपिनियन कहलाता है या बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो एक जो जानकारी होती है ना, जो संचारकर्ता अपने दर्शकों द्वारा प्राप्त करता है, यानी कि जो ऑडियंस होती है वो उससे प्राप्त करता है, समझाता है और स्वीकार करता है, वो क्या होता है? एक मैसेज होता है। क्या होता है? संदेश। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है संचार अध्ययन में कुछ संचार पैटर्न है, कैसे हैं? एक चक्र यानी कि सर्कल में है, एक श्रृंखला में है यानी कि एक चैन में है, थर्ड ऑप्शन हमारा एक पहिया में है यानी कि व्हील में है, और लास्ट ऑप्शन हमारा इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संचार अध्ययन में संचार पैटर्न होता है ना, वो सर्कल के समान भी होता है, चैन के समान भी होता है और व्हील के समान भी होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि इनमें से सभी। अच्छा, अब आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि हम इसके 79 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। आखिर बिहार स्टेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है भारत में विस्तार शिक्षा के जनक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर के.एन. सिंह, थर्ड ऑप्शन है बी.के. राय एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। भारत में पूछा हुआ है, विश्व में नहीं। तो भारत में विस्तार शिक्षा के जनक है डॉक्टर के.एन. सिंह। कौन है? डॉक्टर के.एन. सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खेत, घर और ग्राम समुदाय का विकास करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रामीणों को अपने प्रयासों में सुधारना। थर्ड ऑप्शन है ग्रामीणों के स्वस्थ और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य होता है ना, वो खेत, घर और ग्राम समुदाय का विकास करना भी होता है और ग्रामीणों को अपने प्रयासों के सुधारना भी होता है और ग्रामीणों को स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना भी होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से ग्रामीण विकास में समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ फिर नहीं वाला एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सोचने का पारंपरिक तरीका, सेकंड ऑप्शन है अच्छी ग्रहण शक्ति, थर्ड ऑप्शन है आत्मविश्वास की कमी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा अनभिज्ञ आवश्यकताओं का अस्तित्व। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा अच्छी ग्रहण शक्ति। वैसे इसमें देखा जाए तो एक तरीके से आपका क्वेश्चन ही गलत पूछा हुआ है। क्या दिया है? ग्रामीण विकास में समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछ लिया है, बल्कि सोचने का पारंपरिक तरीका भी हमारा पॉजिटिव आंसर हो जाता है, अच्छी ग्रहण शक्ति भी आ जाता है, आत्मविश्वास की कमी ये क्या है? ये हमारा निगेटिव आंसर हो जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है ये कैसा है? हमारा निगेटिव आंसर है। और जो फोर्थ ऑप्शन है अनभिज्ञ आवश्यकताओं का अस्तित्व यानी कि ये भी हमारा एक तरीके से पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। पर इसमें इंग्लिश में भी हमसे नॉट पूछा हुआ है, तो इसमें हम अगर ये होता कि सत्य है तब तो हमारा क्या सत्य है, तब तो क्या आ जाता हमारा अच्छी ग्रहणशीलता। पर सारे इसमें अजीब ऑप्शन दिए हुए हैं,
पर इसमें राइट आंसर की के अकॉर्डिंग माना गया है हमारा, वो बता देती हूँ मैं आपको। अच्छी ग्रहण शक्ति क्या माना गया है? अच्छी ग्रहण शक्ति, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट माना गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, प्रधानमंत्री मान धन योजना के तहत सभी छोटी जात वाले और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपए की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी? आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1000, सेकंड ऑप्शन है 2010, थर्ड ऑप्शन आपका 3000 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 4000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से हमारा? जो प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत सभी छोटी जात वाले और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की निश्चित पेंशन दी जाएगी। कितनी? 3000 निश्चित रुपए की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, कि मनरेगा, एम स्टैंड फॉर मनरेगा, यानी कि मनरेगा में एम किसको इंगित करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मनमोहन सिंह, सेकंड ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है मायावती एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ममता बनर्जी। तो मनरेगा में एम किसको इंगित करता है? महात्मा गांधी को इंगित करता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक या अनौपचारिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी? आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन हमारा निष्पादन परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है समाज मिति, ये नीति नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? मिति, समाज मिति। थर्ड ऑप्शन है हमारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, लास्ट ऑप्शन है हमारा कार्य साधक दक्षता परीक्षण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है ना, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेटर, तो उसके लिए क्या है, कौन सी पद्धति नैसर्गिक और अनौपचारिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी होगी? वो होती है समाज मिति। कौन सी? समाज मिति। तो थर्ड ऑप्शन क्या, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि पंचायती राज किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, आप लोग को ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1959, सेकंड ऑप्शन है आपका 1956, थर्ड ऑप्शन है आपका 1953 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 1950 यानी कि 1950। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 1959। तो पंचायती राज को 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था और ये शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, और इसको शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर हो गया आपको? पंचायती राज पंचायती राज किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पंचायती राज को 2 अक्टूबर 1959 को आरंभ किया गया था और यह आरंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से और इसको आरंभ किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लोग विकास कार्यक्रमों को जल्दी अपनाते हैं। कौन से लोग ऐसे हैं जो विकास कार्यक्रम को जल्दी अपनाएंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है जब उन्हें इस काम के पैसे दिए जाते हैं, सेकंड ऑप्शन है जब दूसरे व्यक्ति उन्हें बताते हैं, सेकंड ऑप्शन है जब उन्हें आवश्यकता की अनुभूति होती है एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा जब उन्हें मजबूर किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोग विकास कार्यक्रमों को जल्दी तभी अपनाते हैं जब उन्हें आवश्यकता की अनुभूति होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक व्यक्ति अपने मृत भाई की निसंतान विधवा के साथ विवाह करता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लेविरेट, सेकंड ऑप्शन है सैरोरेट, थर्ड ऑप्शन है सैरोरल पॉलीगाइनी, लास्ट ऑप्शन है हमारा पॉलीगैमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? आप लोग को ये बताना है। तो एक व्यक्ति जो अपने मृत भाई की, यानी कि उसका भाई मर गया है, वो और निसंतान विधवा के साथ विवाह करता है, तो क्या कहलाता है? वो लेविरेट कहलाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, युवा पीढ़ी के समाजीकरण में
परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में परिवार कैसी एजेंसी है, आप लोग को ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक सामाजिकरण, सेकंड ऑप्शन है माध्यमिक सामाजिकरण, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक एवं माध्यमिक सामाजिकरण एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा तृतीयक सामाजिकरण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण। तो परिवार कैसी एजेंसी है, परिवार एक प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन पूछा हुआ है वैवाहिक संघर्ष में ये घटनाएं शामिल है, कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं वैवाहिक संघर्ष में। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खुशी, सेकंड ऑप्शन है सुलह करना, थर्ड ऑप्शन है कड़वा एवं गुस्सैल एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा समझौतावादी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वैवाहिक संघर्ष में ये घटनाएं पूछा है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है यहाँ पे, घटनाएं पूछा है। तो ऐसा तो नहीं है हमेशा खुशी रहती हो, हमेशा सुलह ही होती हो, समझौतावादी एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा कैसा, कड़वा एवं गुस्सैल, क्योंकि वैवाहिक संघर्ष की घटनाएं पूछा है। तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, कड़वा एंड गुस्सैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैवाहिक असामंजस्य के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रिश्ते में टकराव, सेकंड ऑप्शन है हमारा साझेदारी में अभिमान, थर्ड ऑप्शन हमारा साझेदारों में प्रभावी संचार की कमी, किसकी कमी, संचार की कमी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा आपसी सौहार्द पर आधारित रिश्ता। तो आप लोग को ये बताना है कि क्या आ जाएगा इसमें। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ABC यानी कि ABC राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है CDE एंड ABD या CDE। तो आप लोग को ये बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो जो वैवाहिक असामंजस्य के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं ना, वे कारक होते हैं रिश्ते में टकराव, साझेदारी में अभिमान और साझेदारी में प्रभावी संचार की कमी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ABC। ठीक है, पर आयोग ने इसका आंसर माना है CDA। क्या माना है, CD और A। अकॉर्डिंग टू आंसर की हमारा फोर्थ आंसर राइट आंसर है, और हमारा वैसे राइट आंसर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से जब संतान को पिता का नाम विरासत में मिलता है तो कौन सा परिवार कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक संरक्षक, सेकंड ऑप्शन है हमारा वैवाहिक, थर्ड ऑप्शन हमारा पितृवंशीय एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा पितृसत्तात्मक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब संतान को पिता का नाम विरासत में मिलता है तो क्या कहलाता है, पितृवंशीय कहलाता है। कौन सा, पितृवंशीय कहलाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कपल्स के बीच झगड़े को कैसे सुलझाया जा सकता है, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अलग रहकर, सेकंड ऑप्शन है एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर, थर्ड ऑप्शन है अहंकार प्रदर्शित करके एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा आपस में बहस करके। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कपल्स के बीच झगड़े को सुलझाया जा सकता है वो अलग रह के तो बिल्कुल नहीं सुलझेगा, और ना ही अहंकार प्रदर्शित करके सुलझेगा, और ना ही आपस में बहस करके सुलझेगा। तो कैसे सुलझेगा, एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताकर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा आप लोगों से घरेलू हिंसा से सुरक्षित अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन को निम्नलिखित अवधि के अंदर निपटाने का प्रयास करेगा। ये प्रचार नहीं है, ये क्या है, प्रयास करेगा। ठीक है, प्रयास करेगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है पहली सुनवाई के तारीख के अंदर, सेकंड ऑप्शन है आपका पहली सुनवाई की तारीख के 90 दिन के अंदर एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा पहली सुनवाई के तारीख के 120 दिन के अंदर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा पहली सुनवाई की तारीख से वर्ष के अंदर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो इसमें ये है आपका पहली सुनवाई की तारीख के 60 दिन के अंदर। ठीक है, क्या आ जाएगा इधर, 60 आ जाएगा, 60 दिन के अंदर। तो आप लोग को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम के तहत अवधि के अंदर सुलझाने का प्रयास किया जाता है वो किया जाता है पहली सुनवाई की तारीख के 60 दिन के अंदर। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत
वैवाहिक मामले में याचिका दायर की जानी है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जहां याचिका की प्रस्तुति के समय प्रतिवादी रहता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा जहां विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा यदि पत्नी याचिका करता है तो याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर वह क्या कर रही है। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा इनमें से सभी। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? 1955 में बना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब याचिका की प्रस्तुति के समय प्रतिवादी रहता है, ये भी सही है हमारा। एंड जहां विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते हैं, ये भी हमारा सही है। और यदि पत्नी याचिका करता है तो याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर वहां वह क्या कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से इनमें से कौन मानसिक रोग से संबंधित नहीं है? नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग को ये बताना है क्या नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। सेकंड ऑप्शन है आपका बचपन के अनुभव। थर्ड ऑप्शन है आपके मस्तिष्क में परिवर्तन। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? र्यूमेटिक फीवर। तो हमारा जो मानसिक रोग होता है ना, वो वंशानुक्रम से संबंधित होता है, बचपन के अनुभव से भी संबंधित होता है और मस्तिष्क में परिवर्तन से भी संबंधित होता है। तो र्यूमेटिक फीवर से संबंधित नहीं होता। यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा मानसिक रोग नहीं है? नहीं दिया हुआ यहाँ भी। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गठिया। सेकंड ऑप्शन है मिर्गी। थर्ड ऑप्शन है न्यूरोसिस। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? मनोविकृति। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा गठिया। जो गठिया होता है वो हमारा एक मानसिक रोग नहीं होता है, बल्कि मिर्गी होती है। मिर्गी भी हमारा क्या होता है? मानसिक रोग होता है। न्यूरोसिस भी हमारा मानसिक रोग से संबंधित है और मनोविकृति भी हमारी किससे संबंधित है? मानसिक रोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कोई मानसिक रूप से बीमारी मतलब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, यदि वह क्या करता है? चिंतित ज्यादा रहता है, या अवसाद और प्रसन्नता के बीच मूड में उतार चढ़ाव होते हैं, या अत्यधिक खुश होता है, या अतिरिक्त बातूनी होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को ये बताना है। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति वह होता है जो ज्यादा क्या होता है? चिंता करता है, छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित होता रहता है। वो कौन से व्यक्ति होते हैं? वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि बुढ़ापा एक काल है। आप लोग को ये बताना है कि बुढ़ापा एक कैसा काल है? गिरावट का, स्थिरता का, या गिरावट का स्थिरता दोनों का। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो बुढ़ापा होता है ना, वो किसका? डिक्लाइन का काल होता है, यानी कि गिरावट का काल होता है। ठीक है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? गिरावट होती चली जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एकल मातृत्व का कारण क्या है? आप लोग को ये बताना है क्या सिंगल मदरहुड का क्या रीजन है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेपरेशन यानी कि पृथक्करण। सेकेंड ऑप्शन है हमारा डेथ ऑफ द हस्बैंड यानी कि पति की मृत्यु। थर्ड ऑप्शन है हमारा तलाक यानी कि डिवोर्स। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो एकल मातृत्व के कारण होते हैं ना, वो सेपरेशन भी होता है, पति की मृत्यु भी होती है और डिवोर्स भी होता है यानी कि तलाक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। तो हमने आज अपने कितने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम कौन से 100 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा बिहार एस्टेट का 2024 वाला पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखे हो, तो आप लोग उसको प्रीवियस क्लास में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि बिहार एस्टेट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प होगी। तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।